विवेक की पूरी बात सुनकर सुहानी कहती है, लेकिन विवेक, ये भी तो हो सकता है ना कि उस किताब में विशिंग वेल और उस साय के बारे में लिखी बातें गलत हों। विवेक पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। सुहानी विवेक पर शक करते हुए कहती है, तुम ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? निशा विवेक को सवालिया नजरों से देखने लगती है। विवेक सस्पिशियस एक्सप्रेशन देते हुए कहता है, मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वो किताब लिखने वाला और कोई नहीं, उस विशिंग वेल वाली आत्मा का पति था। सुहानी और निशा हैरानी से एक साथ बोल पड़ते हैं। क्या? विवेक शांत एक्सप्रेशन के साथ कहता है, हाँ, तुम लोगों ने सही सुना। निशा विवेक के पास आकर बैठ जाती है और उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता है? उस भूतनी का पति कब से राइटर हो गया और उसकी लिखी किताब तुम्हें कैसे मिल गई? विवेक निशा से कहता है, वो सब मुझे नहीं पता। मुझे जो कुछ पता चला है पापा की डायरी से पता चला है, जिसे फॉलो करते हुए मैं उस किताब तक पहुंच गया। अब इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें तभी मिलेगी जब हम उस किताब तक पहुंचेंगे। सुहानी निशा और विवेक को देखते हुए कहती है, अब तो बस कल का इंतजार है, देखते हैं वो साया आखिर किसकी आत्मा है। सुबह के 10 बजे थे। विवेक सबकी नजरों से बचते हुए दीवान विला से बाहर निकलता है। वो एक ऑटो लेकर शहर से बाहर चला जाता है और एक गार्डन के बाहर आकर रुक जाता है। विवेक उस गार्डन के बाहर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उस गार्डन के सामने एक ऑटो रुकती है। ऑटो से एक दुबला पतला सा आदमी बाहर निकलता है। उसकी हाइट लगभग 5 फीट थी और उसने लूज पैंट शर्ट पहना हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के बीच होगी। विवेक उस आदमी की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके कहता है, मिस्टर नरेंद्र। वो आदमी विवेक को कोई जवाब नहीं देता और अपने हाथ में रखा एक पार्सल विवेक की तरफ बढ़ा देता है। पार्सल को देखकर विवेक की आंखों में चमक आ जाती है। जैसे ही विवेक उस पार्सल को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, वो आदमी पार्सल पीछे करते हुए कहता है, पहले पैसे। विवेक अपने पैंट के पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर उसे दे देता है। वो आदमी विवेक से कहता है, पूरे पैसे है ना? विवेक उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहता है, आप गिन सकते हैं। वो आदमी वहीं खड़े होकर पैसे गिनने लगता है। सारे पैसे गिन लेने के बाद वो उन्हें अपनी जेब में रखता है और विवेक को वो पार्सल दे देता है। विवेक उस पार्सल को खोलकर देखने लगता है और इस बारे में उस आदमी से कुछ बातें करने लगता है। विवेक और उस आदमी दोनों को ही नहीं पता था कि वहाँ कोई और भी था जो थोड़ी दूर से उन पर नजर रख रहा था। वो आदमी विवेक पर नजर बनाए हुए किसी को कॉल करता है। इधर युवराज अपने कमरे में बैठे लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजता है। युवराज एक नजर मोबाइल को देखता है और फिर से लैपटॉप को देखते हुए फोन उठाकर कहता है, युवराज को उसी आदमी ने कॉल किया था जो इस वक्त विवेक पर नजर रख रहा था। वो आदमी युवराज से कहता है, युवराज सर, विवेक शहर के बाहर गार्डन के पास खड़े हैं। उसके साथ एक आदमी भी है। उस आदमी ने विवेक को एक किताब दिया है, लेकिन अजीब बात यह है कि विवेक ने उस पतली सी किताब के बदले उस आदमी को लगभग 20,000 रुपए दिए। युवराज कहता है, ठीक है, विवेक पर नजर बनाए रखो और हाँ, ध्यान रहे उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही युवराज गुस्से में खुद से कहता है, ये तीनों बार बार अपनी जान खतरे में डालने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? युवराज अपना लैपटॉप बेड पर रख देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर वो देखता है कि अक्षय वहां खड़ा लिविंग एरिया की तरफ देख रहा था। युवराज आगे बढ़कर देखता है तो लिविंग एरिया में सुहानी, निशा और शुभ्रा बैठे बातें कर रहे थे। युवराज अक्षय के पास जाता है और वो भी लिविंग एरिया की तरफ देखने लगता है। युवराज के वहां आते ही अक्षय थोड़ा घबरा जाता है, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो डर से हकलाते हुए युवराज से कहता है,
वो युवराज, तू गलत मत समझना, मैं सुहानी को गलत नजर से नहीं देख रहा था। युवराज सुहानी को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, अच्छा। अक्षय समझ जाता है कि युवराज से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। वो कहता है, अरे यार मुझे थोड़ा टाइम तो दे, अब कोई किसी से प्यार करता है तो उसे भूलने में टाइम तो लगेगा ना। अक्षय उदास होकर आगे कहता है, मेरा पहला प्यार। अक्षय इतना ही कह पाया था, तभी युवराज अपनी नजर लिविंग एरिया से हटाकर अक्षय पर ले जाता है और उसे शक भरी नजरों से देखने लगता है। युवराज को खुद को इस तरह घूरते देख अक्षय कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और आगे कहता है, ठीक है, पहला प्यार नहीं, 5वां है। युवराज फिर से लिविंग एरिया की तरफ देखते हुए कहता है, 7वां। युवराज की बात सुनकर अक्षय अपनी उंगलियों से कुछ गिनने लगता है और फिर खुद को डिफेंड करते हुए कहता है, 7वां कैसे? पूजा, रीमा, नेहा, प्रिया और सुहानी 5 ही हुए ना। युवराज कहता है, नीलम 11th क्लास, ऐश्वर्या 2nd ईयर। अक्षय हैरानी से युवराज को देखने लगता है और उस पर शक करते हुए उससे कहता है, तुझे मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स कैसे याद है? क्या तेरी भी उन पर नजर थी? युवराज थोड़ा रूड होकर कहता है, नहीं याद होती, अगर तू रोज उनके बारे में बात कर इरिटेट ना करता। अक्षय थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और खुद को डिफेंड करते हुए कहता है, युवराज, प्यार कोई रेस नहीं होती जिसमें पहला, दूसरा या तीसरा हो, प्यार बस प्यार होता है। युवराज इरिटेट होकर अक्षय को एक अजीब सा लुक देता है और फिर वहां से चला जाता है। युवराज भी लिविंग एरिया में आकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। न्यूज़पेपर तो बस एक बहाना था, युवराज का सुहानी के पास बैठने का मन कर रहा था। निशा, सुहानी और शुभ्रा युवराज के आने के बाद भी अपनी बातें कंटिन्यू रखती हैं। अक्षय भी दुखी होकर घर से बाहर घूमने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद विवेक घर आ जाता है। उसका चेहरा थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहा था। विवेक के वहां आते ही निशा और सुहानी उसे सवालिया नजरों से देखने लगती हैं। विवेक अपनी पलकें झपकाकर उन्हें इशारा करता है और फिर सीधे अपने कमरे में चला जाता है। युवराज उन तीनों की ये हरकत नोटिस कर लेता है। विवेक के वहां से जाते ही निशा और सुहानी भी कोई बहाना बनाकर ऊपर चली जाती हैं। वो दोनों अपने कमरे में जाने के बजाय विवेक के कमरे में जाती हैं। ये सब देखकर युवराज समझ जाता है कि वहां जरूर कुछ गड़बड़ है। कमरे के अंदर आते ही निशा एक्साइटेड होकर कहती है, क्या तुम्हें वो किताब मिली? विवेक अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, मिल गई, लेकिन विवेक इतना ही कह पाया था कि निशा उसके हाथ का पार्सल ले लेती है और उसका रैपर हटाने लगती है। रैपर हटाने के बाद निशा अपना मुंह बनाकर कहती है, ये क्या है? क्या इसे बुक कहते हैं? उस पार्सल के अंदर कोई किताब नहीं, बल्कि एक पुरानी फटी हुई डायरी थी जिसके किनारों को दीमक खा गया था। सुहानी भी उस डायरी को देखकर कहती है, विवेक, तुमने तो कहा था कि तुम कोई किताब लेकर आने वाले हो, लेकिन ये तो एक डायरी है। विवेक कहने ही वाला था, तभी निशा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, मुझे पहले ही इस बात पर शक हो रहा था, तभी तो मैं सोचूं कि उस भूतनी का पति शेक्सपियर कैसे हो गया। विवेक चिढ़कर कहता है, तुम्हें नहीं पता क्या कि ये डायरी 200 साल पहले लिखी गई है और 200 साल पहले यहाँ ब्रिटिश लोग राज करते थे। उस टाइम में कोई किताब लिखना और पब्लिश करना कितना मुश्किल काम था। ऊपर से उन अंग्रेजों ने कितने सारे एक्ट्स बना रखे थे। इस बेचारे ने लिखा होगा लेकिन पब्लिश नहीं करा पाया होगा। विवेक की बात सुनकर निशा शांत हो जाती है। सुहानी निशा से कहती है, विवेक सही कह रहा है, हमें बस इन्फॉर्मेशन से मतलब होना चाहिए। और वैसे भी इसमें जो भी लिखा है वो राइटर ने खुद लिखा है, इसका मतलब इसे किसी ने मैनिपुलेट भी नहीं किया होगा। ये कहते हुए सुहानी निशा के हाथ से वो डायरी ले लेती है और उसे खोलकर देखती है। किताब खोलते ही सुहानी कंफ्यूज हो जाती है। निशा भी सुहानी के हाथ में रखा किताब देखते हुए मुंह बनाकर कहती है, अब ये क्या है? सुहानी भी विवेक को सवालिया नजरों से देखती है। विवेक उदास होकर कहता है, बस यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है।
निशा लगभग चिल्लाते हुए कहती है, छोटी सी प्रॉब्लम, ये तो एलियंस की लैंग्वेज है, क्या है ये सब? विवेक जवाब देता है, ये टांकरी लिपि है। पहाड़ी एरिया में पहले इसी का प्रयोग होता था, लेकिन आजकल इसका यूज काफी कम हो गया है। हमें इस डायरी को पढ़ने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। विवेक की बात सुनते ही निशा अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ जाती है। सुहानी विवेक से कहती है, तो क्या तुम्हें कोई ट्रांसलेटर मिला? विवेक नाम में सर हिलाते हुए कहता है, अभी तक तो नहीं मिला। एक्चुअली अब इस लिपि का यूज नहीं किया जाता, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई ट्रांसलेटर ढूंढ ही लूंगा। सुहानी और विवेक बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है और युवराज कमरे के अंदर आ जाता है। वैसे तो युवराज एक जेंटलमैन है, वो किसी के भी कमरे में जाने से पहले परमिशन जरूर लेता है, लेकिन आज उसे उन तीनों की चोरी पकड़नी थी, इसीलिए वो अक्षय का बहाना बनाते हुए सीधे दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही युवराज कहता है, अक्षय वो, और खामोश हो जाता है। युवराज पहले से ही जानता था कि अक्षय कमरे में नहीं है। युवराज को कमरे में देखते ही सुहानी, निशा और विवेक एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। सुहानी युवराज को देखते ही वो डायरी अपने पीछे छुपा लेती है, लेकिन युवराज की पैनी नजरों से बच नहीं पाती। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के उन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में युवराज सुहानी के एकदम करीब आ जाता है। सुहानी और उसके दोस्त इस वक्त काफी डर गए थे। युवराज सुहानी के और करीब आता है, जिससे उन दोनों का चेहरा बिल्कुल आमने सामने हो जाता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए अपना हाथ सुहानी के पीछे ले जाता है और उससे वो डायरी ले लेता है। सुहानी कुछ नहीं कर पाती। सुहानी से वो डायरी लेने के बाद युवराज पीछे हट जाता है। युवराज के पीछे हटते ही सुहानी एक चैन की सांस लेती है। वो तीनों अब घबराई हुई नजरों से युवराज को देख रहे थे। युवराज हमेशा की तरह बिना किसी भाव के उस डायरी को खोलकर देखने लगता है। वो डायरी काफी डैमेज हो चुकी थी, उसके पन्ने भी डल हो चुके थे। युवराज उस डायरी के पन्ने पलटते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को देवनागरी लिपि भी ढंग से लिखनी आती होगी और तुम लोग टांकरी लिपि पढ़ रहे हो। इंटरेस्टिंग। युवराज की बात सुनकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। विवेक युवराज की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए हैरानी से कहता है, युवराज सर, क्या आप ये पढ़ सकते हैं? युवराज डायरी बंद करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। क्या सच में युवराज वो डायरी पढ़ सकता है? क्या वो डायरी की मदद से साय का सच जान पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए साया अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युवराज का जवाब सुनते ही सुहानी और विवेक हैरान हो जाते हैं, तो वहीं निशा खुश हो जाती है। निशा खुशी से उछलते हुए युवराज से कहती है, सर इसका मतलब हम आपको ही ढूंढ रहे थे। क्या आप हमें बताएंगे कि इस डायरी में क्या लिखा है? युवराज खुद को बिजी दिखाते हुए कहता है, शायद अगर इसमें कुछ काम की चीज हुई तो। युवराज की बात सुनकर विवेक उससे कहता है, सर एक्चुअली इस डायरी में उस साय के बारे में लिखा है। ये कहते हुए विवेक युवराज को शुरू से सारी बातें बता देता है। सारी बातें सुनकर युवराज भी हैरान रह जाता है, लेकिन उसका चेहरा देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। युवराज कहता है, ठीक है, मैं इस डायरी को ट्रांसलेट करके तुम्हें बता दूंगा। युवराज विवेक से कहता है, डोर लॉक कर दो, मैं नहीं चाहता कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। विवेक कमरे का दरवाजा लॉक कर देता है। वो तीनों बेड पर बैठ जाते हैं और युवराज एक चेयर लेकर उनके पास बैठता है। युवराज उस डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू करता है। युवराज पहला पेज पढ़ते हुए कहता है, मेरा नाम हरीश चतुर्वेदी है और मैं शिमला के एक हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ। मैं कोई लेखक नहीं हूँ और ना ही मुझे साहित्य या कहानी लिखना आती है, लेकिन मैं ये किताब लिख रहा हूँ।
क्योंकि मुझे पता है कि भविष्य में ये किताब किसी न किसी की मदद ज़रूर करेगी। मैं इस किताब के ज़रिए उस आत्मा के बारे में बताना चाहता हूँ जो उस श्रापित कुएं के पास भटकते हुए लोगों का शिकार करती थी और जिसे कैलाश से आए एक अघोरी ने कैद कर लिया था। वो आत्मा भले अभी उस कुएं में कैद है, लेकिन मैं जानता हूँ वो फिर से आज़ाद हो जाएगी। वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि मेरी पत्नी मृदुला की है। ये पूरी कहानी आज से 15 साल पहले शुरू हुई थी, जब मेरी मृदुला से शादी हुई थी। मृदुला पास के एक गांव में रहती थी। मेरे पिताजी ने उसे मेरे लिए पसंद किया था और मेरी उससे शादी हो गई। मृदुला एक बहुत सीधी और संस्कारी लड़की थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ही सालों में हमारी खुशी उदासी में बदलने लगी। शादी के 10 साल हो गए थे, लेकिन हमें संतान सुख नहीं मिला था। इसके लिए हम दोनों ने बहुत कोशिशें की, कई वैद्यों से इलाज कराया, कई मंदिरों में माथा टेका, लेकिन इन सब के बावजूद हमें बच्चा नहीं हुआ। हमारी बस्ती से दूर घने जंगल के बीच एक कुआं है। मैंने बचपन से उस कुएं के बारे में कई कहानियां सुनी थी। मैंने सुना था कि वहाँ एक बहुत बड़ी तांत्रिक रहती है जो उस कुएं की रक्षा करती है। लोग कहते हैं कि वो तांत्रिक कई सालों से वहाँ रह रही है। किसी को भी उस तांत्रिक की असली उम्र पता नहीं थी और ना ही किसी ने उसे देखा था। उस कुएं के पास कोई भी नहीं जाता और जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसी तरह साल गुजरते गए और मृदुला मां न बन पाने के कारण हताश रहने लगी। एक रात जब मैं और मृदुला अपने घर में सो रहे थे, तब रात में मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मृदुला घर में नहीं है। ये देखकर मैं घबरा गया और उसे ढूंढने लगा। रातों रात मैंने पूरी बस्ती छान ली, लेकिन मृदुला कहीं नहीं मिली। हर तरह से कोशिश करने के बाद भी कई दिनों तक मुझे उसका कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने के लिए उठा तो मैं हैरान रह गया। मृदुला घर में ही थी और बिस्तर पर अपनी जगह पर सो रही थी। ये पढ़ते हुए युवराज कुछ देर के लिए रुक जाता है और बड़ी सावधानी से उस डायरी का पेज पलटता है, जिससे उसके पेज फट न जाएं। निशा, सुहानी और विवेक हैरानी से युवराज को ही देख रहे थे। निशा हैरानी से कहती है, इसका मतलब वो साया मृदुला की आत्मा है। निशा की बात पूरी होते ही विवेक कहता है, तो क्या मृदुला अपना बच्चा पाने के लिए उस तांत्रिक के पास गई थी? युवराज उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी नजरें उस डायरी पर ही थीं। वो आगे पढ़ना शुरू करता है। मैंने जैसे ही मृदुला को अपने घर में देखा, मैं घबरा गया। रात को सोने से पहले मैंने घर का दरवाजा अच्छे से बंद किया था, इसीलिए मैं सोच में पड़ गया कि जब घर का दरवाजा ही बंद था तो मृदुला घर के अंदर कैसे आई। मैंने मृदुला को नींद से जगाया। वो नींद से जागकर अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से मुझे देखने लगी। जो मुस्कान उस वक्त मृदुला के चेहरे पर थी, वो कई सालों पहले उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। मृदुला ने मुझे बड़े प्यार से कहा, उठ गए आप? मैं हैरानी से मृदुला को देख रहा था। ये देखकर उसने मुझसे पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने उससे कहा, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? मृदुला हंसने लगी और मुझसे कहा, आप भी सुबह सुबह कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो घर में ही थी, कल रात यहीं तो सोई थी। ये कहकर मृदुला वहां से चली गई। उस दिन के बाद मैंने कई बार मृदुला से पूछने की कोशिश की कि इतने दिनों तक वो कहाँ थी, लेकिन उसने कभी भी ये बात मानी ही नहीं कि वो घर से गायब थी। जब हमारे पड़ोसी मृदुला से यही सवाल करते तो वो चिढ़ जाती और उनसे झगड़ा करने लगती। कुछ दिनों बाद मैं और बाकी के लोग इस बात को भूल गए। वापस आने के बाद मृदुला बहुत खुश रहने लगी थी। उसमें बस एक बदलाव आ गया था जो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। वो मुझसे छुपकर घर से भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हटाने लगी थी। जब मैंने मृदुला से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती है। हो सकता है
कि कोई चोर उन चीजों को चुरा रहा हो। मृदुला के वापस आने के कुछ ही महीनों के बाद हमारे घर में वो खुशी भी आ गई जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे। शादी के 10 साल बाद हमें संतान प्राप्त हुई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और उसके 2 साल बाद फिर से हमारे घर में खुशखबरी आई। इस बार भी मृदुला ने एक लड़के को जन्म दिया था। हमारा दूसरा बच्चा होने के बाद गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। वहां से छोटे बच्चे गायब होने लगे। तब मैं और मृदुला भी अपने दोनों बच्चों की सुरक्षा के लिए परेशान रहते थे। एक रात जब मैं अपने घर में सोया था और आधी रात को मेरी नींद खुली, तब मुझे मृदुला फिर से अपने बिस्तर में नहीं दिखी। मैंने पूरा घर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। इस बार मुझे उस पर शक होने लगा और मैं घर में ही उसका इंतजार करने लगा। कुछ घंटों में वो घर वापस आकर अपनी जगह पर सो गई। उस समय मैंने मृदुला से कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह मुझे पता चला कि गांव से एक और बच्चा गायब हो गया है। पता नहीं क्यों पर मुझे इन सब के पीछे मृदुला का ही हाथ लग रहा था। उस दिन के बाद से हर रात मैं मृदुला पर नजर रखने लगा था। एक रात मृदुला अपने बिस्तर से उठी और उसने मेरी तरफ देखा। मृदुला के मेरी तरफ देखने से पहले ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिससे उसे ऐसा लगे कि मैं सो रहा हूँ। मुझे सोता देख मृदुला घर से बाहर जाने लगी। इस बार मैंने उसका पीछा किया। उसका पीछा करते हुए मैंने जो देखा वो देखकर मैं दंग रह गया। मैंने देखा मृदुला बस्ती के एक घर के अंदर चली गई और जब वो बाहर निकली तब उसकी गोद में एक बच्चा था। मृदुला उस घर का बच्चा चुराकर उसे अपने साथ ले जा रही थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि आसपास के गांव से बच्चों को और कोई नहीं बल्कि मृदुला ही गायब कर रही थी। मैं उसका पीछा करने लगा। वो बिना डरे बस्ती से बाहर घने जंगल के अंदर जा रही थी। मैं छिपकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर बाद मृदुला एक कुएं के पास पहुंची। ये वही कुआं था जिसकी कहानी मैंने बचपन से सुनी थी, लेकिन उस रात वहां पर मैं पहली बार गया था। आधी रात को उस घने जंगल के बीच में वो कुआं बहुत भयानक दिख रहा था। उस कुएं के पास एक औरत बैठी थी जिसके सामने एक हवन कुंड जल रहा था। वो औरत मंत्रों का जाप करते हुए हवन कुंड में आहुति दे रही थी। उस हवन कुंड की ज्वाला की रोशनी से उस औरत का चेहरा दिख रहा था। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसने काले कपड़े पहने थे और माथे पर काला टीका लगाया हुआ था। मृदुला उस औरत के पास गई और उसके पैरों पर अपना सर रखा। फिर उस बच्चे को उस औरत को दे दिया। उस औरत ने वो बच्चा लिया और हवन कुंड के सामने ही उसे मार दिया। मैं उस बच्चे को बचाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं जानता था कि अगर मैं उन दोनों के सामने चला जाता तो वो मुझे भी मार देती, और ये सच मैं किसी को भी नहीं बता पाता। मैं घबराकर वहां से जाने लगा। तभी जंगल में उस औरत की आवाज गूंज उठी। उसने गुस्से से कहा, तू कहाँ जा रहा है? अभी तेरी बलि तो बाकी है। उस औरत को ये बात पता चल गई थी कि मैं वहां उन्हें छुप कर देख रहा था। उसने मृदुला से कहा, जा, खत्म कर दे उसे। मैं वहां से भागने लगा और मृदुला मेरे पीछे आने लगी। वो पूर्णिमा की रात थी, लेकिन फिर भी उस घने जंगल में बिल्कुल अंधेरा था। कुछ देर भागने के बाद पता नहीं मैं कैसे जमीन पर गिर गया और कुछ ही पलों में मृदुला मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो मेरी पत्नी मृदुला है। उसे देखकर मैं बहुत डर गया था। उसका मासूम चेहरा बहुत भयानक दिख रहा था। उसे देखकर मैं जमीन पर घिसटते हुए पीछे जा रहा था और वो गुस्से में मेरी तरफ बढ़ रही थी। कुछ देर बाद मेरे पीछे एक पेड़ आ गया और मैं वहीं फंस गया। मैंने घबराते हुए मृदुला से कहा, मृदुला, मृदुला, तुम ये सब क्यों कर रही हो? हमारा कितना खुशहाल परिवार था। तुमने सब बर्बाद कर दिया। क्यों? मृदुला गुस्से में कहने लगी,
खुशहाल परिवार? कैसा खुशहाल परिवार जहाँ एक बच्चा भी नहीं था? मुझे घुटन होती थी उस परिवार में। मुझे मेरा बच्चा चाहिए था, इसीलिए मैं उस तांत्रिक के पास गई। और अब वो तांत्रिक मेरी गुरु है। उन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है। मेरे दोनों बच्चे उन्हीं की देन है। वो मेरे लिए भगवान है। ये सब कहते हुए मृदुला की आंखों में हैवानियत साफ दिख रही थी। मैंने उससे कहा, कैसी भगवान? वही भगवान तुम्हें तुम्हारे पति को मारने के लिए कह रही है। आज वो तुम्हारे हाथों मुझे मरवा रही है। अगर कल उसने तुम्हें हमारे बच्चों को मारने के लिए कहा तो क्या तुम उन्हें भी मार दोगी? मृदुला ने गुर्राते हुए कहा। हाँ, मैं उन्हें भी मार दूंगी। मृदुला का जवाब सुन मैं हैरान रह गया। मैंने उससे कहा, जिन बच्चों के लिए तुमने सारी हदें पार कर दी, तुम उन्हें भी मार दोगी? मृदुला ने मुझसे कहा। हाँ, मैं उन्हें भी मार दूंगी। मैं उस मृदुला को भी बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ, जो घर परिवार में उलझी रहती थी। अब मुझे शक्तियां चाहिए और उसके लिए मैं किसी को भी मार सकती हूँ। ये कहकर मृदुला ने अपना हाथ आगे करके झटक दिया। उसके ऐसा करते ही एक बड़ा सा पेड़ मेरे ऊपर आकर गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। क्या हुआ था मृदुला और